हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम 2021 के है। ये क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन के। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और ये सीडीपी के क्वेश्चंस है पेपर 1 के। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन 1 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, तीसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, चौथा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो क्या करता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चुनौती नहीं देता है, ये भी गलत है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये बढ़ावा देता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन 1 रिफ्लेक्स जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा है, ज्ञान की सृजनात्मकता के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। पहला कह रहा है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं अटल का करेगा, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। दूसरा है, विद्यार्थी के प्रतिस्पर्धा पर बल देना, हाँ देना चाहिए, लेकिन उतना नहीं। ज्ञान की सृजना के प्रचुर मौके, हाँ ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जितना अधिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए उतना प्रगतिशील कक्षा में अच्छा होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ज्ञान की सृजना के प्रचुर मौके प्रदान करना, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज। ऑप्शन 3 इसका सही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो मोस्टली इंग्लिश में देखिए, इसको बहुत जल्दी आंसर इसके सही निकल जाते हैं। हिंदी में तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेबायस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? पहला क्या, बच्चों को अधिक अध्यापिका के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना काम करेगी, बच्चों में प्रत्याहार निष्क्रिय प्रतियोगिता प्रदान करेगी, अधिगम में अर्थहीन होगी। तो ये किस तरह के एक्ट कर रही है? एक्ट एज ए स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अधिगम के लिए पांडा यानी कि स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। ऑप्शन 2 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बच्चों की सामाजिक संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। हाँ तो सही है। परिवार तो पहला कारक होता है, विद्यालय दूसरा कारक होता है। पहला ऑप्शन सही लग रहा है। विद्यालय सामाजिकरण का एक नहीं प्राथमिक कारक है। प्राथमिक बोला विद्यालय, ये तो पहले से ही गलत है। समकक्षी सामाजिकरण प्राथमिक कारक, परिवार सामाजिकरण द्वितीय, ये भी गलत है। परिवार द्वितीय होता ही नहीं है। चौथा है, परिवार एवं जनसंचार माध्यम समाज द्वितीय कारक है। परिवार द्वितीय कारक नहीं होता, तो इसका पहला ऑप्शन पहला हो जाएगा। पहला ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय यहाँ पे द्वितीय दिया, परिवार यहाँ पे प्रथम दिया हुआ है कारक। तो पहला ऑप्शन 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है। ऑप्शन है, किस पे जोड़ देता है बहुबुद्धि सिद्धांत? बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा मापा। तब इसमें केवल दिया हो तो पहले से निगलेक्ट हो गया, इसको हटा दीजिए, रॉन्ग है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये जरूरी नहीं है। तीसरा है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ये लाइन सही है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। तो केवल ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन है। बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे जोड़ देता है? ये देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस।
बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं होती हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ द इंटेलिजेंस। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्वेश्चन है अब, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य के लिए इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? प्री कन्वेंशियल को दर्शाता है, कन्वेंशन को दर्शाता है, कि उत्तर प्रथागत को दर्शाता है, कि अमूर्त संक्रियात्मक को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ये प्रथागत को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलर का छठवां क्वेश्चन 2 हो जाएगा, प्रथागत। सातवां क्वेश्चन है, लेव पायस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पे जोड़ देता है। किसके महत्व पर जोड़ देता है? पहला है सांस्कृतिक उपकरणों पर, दूसरा है गुणारोपण पर, तीसरा अभिप्रेरणा पर, चौथा है संतुलीकरण पर। तो लेव पायस्की किस पे जोड़ देते हैं? ये कल्चरल टूल्स पे जोड़ देते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सामाजिक उपकरण पर, कल्चरल टूल्स पर पायस्की ज़्यादा जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वर्णित करते हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरणों में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में विकास, समीपस्थ क्षेत्र में स्कीमा मनोबंध में। तो किस पर बल देते हैं? ये स्कीमास पर बल देते हैं। और आठवां का ऑप्शन 4 इस यहाँ पर सही हो जाएगा, स्कीमा पर। नवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित न्यूनल सोच, समूर्त पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें सेंटर क्या है? सेंट्रेशन इन थॉट, विचार और सोच में केंद्रीकरण। नवा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा है, विकास के विद्यालय में होने वाले अधिगम में होते, केवल लगाया रॉन्ग है, हो गया पहले से ही। तीसरा है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है, भी केवल है, इसको भी हटा दीजिए। विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल विकास में होते हैं। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 है। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन 4, विकास बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4 है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला है सांवेदिक, दूसरा है मूर्त, तीसरा है अमूर्त, तीसरा है अमूर्त सांवेगिक मूर्त, तीसरा हो जाएगा मूर्त अमूर्त सांवेगिक, चौथा है मूर्त अमूर्त सांवेगिक। मैंने आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए कि नहीं? कुछ टॉपिक्स मैंने ये कुछ उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया हुआ था कि क्या क्या आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले सांवेदिक आता है, फिर मूर्त आता है, देन अमूर्त आता है। ठीक, पहले छोटे से आयु में सांवेगिक होगा, फिर बाल्यावस्था में मूर्त होगा, फिर जब वो पूरा एकदम किशोरावस्था में पहुँचते तब मूर्त हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, तो कैसे देखना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह का मापदंड, अध्यापक अधिगम की परियोजना का एक महत्वपूर्ण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना? अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहते हैं। ओके, असफलता पर देखना चाहिए कि अध्यापक आधारित समूह बनाने पर मापदंड के अधिगम प्रक्रिया के परियोजना का महत्वपूर्ण। इसका ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए क्या? पहले प्रदर्शन अमुखी लक्ष्यों पर, अभिव्यक्ति समरूपी पर, सामाजिक पहचान के तरफ छात्रों का लगाव पर, हर बच्चे के समाज का दिन का अवसर प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट अ मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रेन।
हर बच्चे में समाज का अधिकतम का अवसर प्रदान करना, एक समावेशी कक्षा पर इस पे बल देता है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया? पहला है मंदित छात्र, दूसरा है विकलांग छात्र, तीसरा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो किस पे बात की गई थी? ये स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी पर बात की गई थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा संज्ञानात्मक सरणी का प्रयोग करना चाहिए, शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, शिक्षा से आकलन जटिल संस्थाओं का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? जटिल चीज़ों को पेश नहीं करेगा, वहाँ जटिल चीज़ों को नहीं वहाँ पे प्रैक्टिस कराएगा। प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स फॉर द पैथोलॉजी एंड असेसमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का लक्षण है। पहला है क्रम परिज्ञानता बोधगम्यता, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा है प्रतिसक्रियता, चौथा है अपसकरता। तो क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। सृजनात्मकता क्या होती है? एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। उसमें जब बच्चा कल्पना करता है, जब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, तो नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आए तो क्या होते हैं? सृजनात्मकता होते हैं। इसका अपसारी चिंतन होगा। ऑप्शन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये तो गलत है। विभिन्न उपन्यासों से उदाहरण देना चाहिए, ये भी सही है। थोड़ा सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक निर्णय को बढ़ा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी डाइवर्सिटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विविध उपन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, लगातार अभ्यास को क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्या का हल हेतु जटिल प्रक्रिया को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा डर करके। इसका क्या हो जाएगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहले, बच्चों को दंड देकर नहीं, प्रवीण अभिमुखी लक्ष्यों को जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्र याद कराकर। तो किस पे जोर देगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, बाकी सारा गलत आंसर है। शर्मिंदगी से क्या? शर्मिंदगी क्या है? एक संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का अधिगम ही तो प्रेरित करने के प्रभावशाली था, इसके बाद धर्म अधिगम में बराबर पैदा हो सकता है। तो शर्मिंदगी क्या होती है? एक संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु के नियंत्रण याद करना नहीं, संकलना के बीच समझ रखना, बिना अन्वेषण, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध रखना। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा को निर्धारित करती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापक का अधिगम प्रक्रिया का अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियों को करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र अलग कर सकती है। अधिगम त्रुटियाँ केवल वाला ऑप्शन ये भी गलत है। दंड की मात्रा ये भी गलत है। त्रुटियों के साथ अध्यापक अर्थपूर्ण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी कैन डिसाइड पनिशमेंट, ये भी गलत है। अंडरस्टैंडिंग द एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। वो दूसरा है, वह आंतरिक रूप में प्रेरित हो। दूसरा, सामाजिक अधिगम में प्रेरित हो। चौथा है, सामाजिक वस्तु स्वरूप में प्रस्तुत की जाए। तो
बच्चों को सीखने में किसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी? पहला ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन द डिसकनेक्टेड चंक्स, मतलब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब कठिनाई ज़्यादा महसूस होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? उच्च उत्तेजना भय, दूसरा निम्न उत्तेजना भय, तीसरा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, चौथा है कोई उत्तेजना कोई भय नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेट अराउजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ऑप्शन नंबर 3। अधिगम की संरचना विचार या सुझाव देना कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर, तीसरा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? प्ले एन एक्टिव रोल इन, तो इसका बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफल। तो क्या हो जाएगा इसका? योग्यता सुधार है, एबिलिटीज इम्प्रूवेबल, एबिलिटीज इम्प्रूवेबल हो जाएगा, योग्यता सुधार है। 26 का आंसर 1 है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनाओं की समझ को बढ़ोतरी करने में सहायता करती है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बारंबार परीक्षा, अन्वेषण संवाद। तो किस पे करेंगी ये? एक इंक्वायरी या डायलॉग पर। तो अन्वेषण संवाद इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेबायस्की की भाषा के चिंतन के बारे में विचारों के अनुसार ये किस पर अनुसार यह तरह के व्यक्तिगत वाक दर्शाता है? पहला है कॉग्निटिव इमेच्योरिटी पर, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता पर, सेल्फ रेगुलेशन स्वनियमन पर, इको सेंट्रिज्म पर, आत्मकेंद्रिता पर। दूसरा क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोविज्ञान विकार। तो ये क्या है? खुद से बात कर रही है वो, आत्मकेंद्रित। ये क्या हो जाएगा? सेल्फ नियमन होगा, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन स्वनियमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना, विद्यार्थी जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुस्तक विवरण उच्च अंक आधार करना, विद्यार्थियों को पहचान करना। तो मूल्यांकन पद्धति किस पे ज़्यादा आधारित करेगी? बताओ। विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करना। इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर बिल्कुल नहीं, केवल पर्यावरण पर नहीं, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं। ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। चौथा है आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों पर पारस्परिक रूप से, ठीक है, इंटरप्ले ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद आपका EVS का पेपर है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।